थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन कहती है कि इस दुनिया में जो भी हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये सब के सब एक निर्धारित घटना है। और थियरी ऑफ रैंडमनेस कहती है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना है। जिस चीज़ का अस्तित्व इस दुनिया में है उसे एक दिन मिट्टी में मिलना है। ये कहानी भी थियरी ऑफ रैंडमनेस और थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर आधारित है। स्टोरी विद सूरज के चौथे एपिसोड में हम सुनाने जा रहे हैं नोइंग मूवी की कहानी। नोइंग 2009 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसकी IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी की बजट थी $50 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाई की थी $186.5 मिलियन। कहानी शुरू होती है सन 1959 से। यहाँ एक एलिमेंट्री स्कूल अपने नए जगह पर जा रही होती है और इस खास दिन के सेलिब्रेशन के लिए प्रिंसिपल ने लुसिंडा नाम की एक लड़की का आइडिया सेलेक्ट किया होता है। इसलिए मिस टेलर सारे बच्चों के सामने लुसिंडा के आइडिया को बताती है। दरअसल उसका आइडिया ये होता है कि सारे बच्चे अपने फ्यूचर को ड्रॉ करेंगे और उसे एक टाइम कैप्सूल में रख के 50 सालों के लिए दफना दिया जाएगा, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो उसे निकाले तो हमारे तरफ से एक उनके लिए गिफ्ट हो। इसलिए अब सारे बच्चे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यहाँ कोई रोबोट, कोई साइंटिफिक गैजेट तो कोई स्पेसशिप बना रहा होता है। लेकिन मिस टेलर जब लुसिंडा की ड्राइंग देखती है तो उसे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि वो कोई ड्राइंग ही नहीं कर रही होती बल्कि वो अपने सीट पे सिर्फ नंबर्स लिखे जा रही होती है। और वो इतनी तेजी से लिखी जा रही होती है कि मानो वो अपने आपे से ही बाहर हो चुकी है। यहाँ पे उसे कुछ विस्पर्स भी सुनाई देते हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल पाता। अब ड्राइंग टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए मिस टेलर लुसिंडा की सीट ले लेती है और सारे सीट्स को एक कैप्सूल में डाल के 50 सालों के लिए बंद कर दिया जाता है। तभी मिस टेलर ये ध्यान देती है कि लुसिंडा यहाँ से गायब हो चुकी है। और मिस टेलर जब लुसिंडा को ढूंढते हुए स्कूल के बेसमेंट में जाती है तो वो ये देखती है कि लुसिंडा अपने नाखूनों से दरवाजे पे कुछ लिख रही होती है। यहाँ उसके हाथ में पूरे खून भरे होते हैं। और अब कहानी आती है प्रेजेंट में, यानी कि 2009 में। यहाँ एक MIT प्रोफेसर जॉन अपने बेटे कैलब के लिए हॉट डॉग बना रहा होता है। दरअसल जॉन अपने बेटे कैलब के लिए हर एक संडे हॉट डॉग बनाता है और तभी कैलब जॉन को अपने स्कूल के होने वाले 50th एनिवर्सरी के बारे में बताता है। दरअसल ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अगले दिन होने को है और इसमें सारे पेरेंट्स भी इनवाइटेड हैं। और कैलब उसी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है जो हमने कहानी की शुरुआत में बताई थी, यानी कि कल टाइम कैप्सूल के पूरे 50 साल पूरे हो जाएंगे, इसलिए वो टाइम कैप्सूल कल निकाला जाएगा। अब अगले दिन जॉन अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन और थियरी ऑफ रैंडमनेस के ऊपर लेक्चर देता है और उसके बाद उसका दोस्त फिल उसे एक लड़की के साथ डिनर के लिए जाने के लिए बोलता है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। दरअसल जॉन की एक पत्नी थी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब भी वो उसे बहुत याद करता है। और तभी जॉन को याद आता है कि उसे अपने बेटे की स्कूल भी जाना है, इसीलिए वो यहाँ से जल्दी से निकल जाता है और अपने बेटे की स्कूल पहुँचता है। हालांकि वो थोड़ा लेट हो चुका होता है लेकिन वो पहुँच गया होता है। इस एनिवर्सरी की चीफ गेस्ट होती हैं मिस टेलर। मिस टेलर वही हैं जो लुसिंडा की क्लास टीचर थी। मिस टेलर अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और अब यहाँ पे टाइम कैप्सूल निकाला जाता है और उसमें जितने भी इन्वेलप होते हैं उसमें से एक एक इन्वेलप सारे बच्चों को बांटा जाता है, जिसमें जॉन के बेटे कैलब को भी एक इन्वेलप मिलता है और वो गलती से उस इन्वेलप को घर लेके चला आता है। और रात को जॉन की नज़र उस इन्वेलप पे पड़ती है। वो इन्वेलप को देखता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। दरअसल उस पर सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं, मतलब ये कि ये वही इन्वेलप है जिसे लुसिंडा ने आज से 50 साल पहले बनाया था। तब कैलब जॉन को बोलता है कि हो सकता है इसका कोई मतलब हो या फिर हो सकता है ये मैथ्स पजल हो, लेकिन जॉन उसे डांटता है और बोलता है कि ये स्कूल की प्रॉपर्टी है और कल तुम इसे जमा करा दोगे। और अब कैलब सोने चला जाता है, लेकिन जॉन से एक्सीडेंटली उस सीट पे थोड़ा सा ड्रिंक गिर जाता है जिससे उसका ध्यान एक नंबर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जब वो उस नंबर को इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे एक और नंबर मिलता है और ये नंबर भी उस सीट पे होता है और इसी कारण से जॉन पूरी तरह से परेशान हो जाता है। और अब जॉन व्हाइट बोर्ड पे सारे नंबर्स को उसी सीक्वेंस में लिखता है जिस सीक्वेंस पे उस सीट पे है। अब जॉन जिस भी नंबर को इंटरनेट पर सर्च करता उस नंबर को वो सर्कल से मार्क कर देता और इंटरनेट पर सर्च करने के बाद जो नंबर्स मिलते उसको भी एक सर्कल से मार्क करता। इसी तरह मार्क कर उसे ये पता चलता है कि जो पहला सर्कल है वो पिछले 50 सालों में हुई जितनी भी घटना है उन सारी की डेट्स है और जो दूसरे सर्कल से नंबर मार्क्ड है वो उस घटना में हुई मौत की संख्या है। यहाँ पर एक और टाइप का नंबर होता है जिसका मतलब जॉन नहीं समझ पा रहा होता और इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाता है। यहाँ पर वो इस बात से भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी की मौत की डेट भी इस सर्कल के अंदर होती है। और इसलिए अगले दिन जॉन अपने दोस्त फिल के पास जाता है और उससे इस पेज के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि अभी तक इस पेज में एक भी घटना गलत नहीं हुई है और अगर ये कागज़ सही है तो कल कोई ना कोई घटना होने वाली है जिसमें 81 लोग की मौत होगी। लेकिन फिल उसका ये बात कह के टाल देता है कि जो नंबर बिना सर्कल के मार्क्ड हैं इनका क्या मतलब है। अब इसका जॉन के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए जॉन यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो लुसिंडा से मिलना चाहता है जिसने
आज से 50 साल पहले इन सब को लिख दिया था। वो जानना चाहता है कि आखिर कोई कैसे 50 साल पहले कब और कितनी मौत होने वाली है ये लिख सकता है। और इसलिए वो मिस टेलर पास जाता है और मिस टेलर उसे बताती है दरअसल उसने सुसाइड कर लिया होता है। हालांकि उसकी सुसाइड का रीज़न नहीं पता चला, लेकिन डॉक्टर्स बताते थे कि वो मानसिक रूप से असंतुलित थे और इसलिए जॉन को वापस घर आना पड़ता है। हालांकि वो काफ़ी परेशान होता है, इसलिए वो स्कूल के टीचर्स से भी कुछ पूछताछ कर रहा होता है कॉल पे। और तभी वो खिड़की से देखता है कि एक मिस्टीरियस टाइप का आदमी कार से आता है और कैलब को एक ब्लैक कलर का पत्थर देकर चला जाता है। इससे पहले कि जॉन वहाँ पहुँचता वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और अगले दिन का मौसम काफ़ी ख़राब होता है। यहाँ पे चारों तरफ बारिश हो रही होती है और तभी जॉन को उसके बेटे कैलब का कॉल आता है, जिसके कारण से उसे स्कूल से रिसीव करने जाना पड़ता है। और जब वो कैलब को रिसीव करने के लिए स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में वो ट्रैफिक में फंस जाता है, जिसके कारण उसकी नज़र कार में लगे नेविगेटर सिस्टम पे पड़ती है और उसके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करती है कि जो नंबर्स बिना सर्कल के हैं वो लोकेशन के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। और इसलिए उसे ये पता है कि आज का जो लोकेशन का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो अभी के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से मेल कर रहा है। मतलब ये कि यहाँ पे अभी कोई ना कोई घटना होने वाली है। इसलिए वो कार से बाहर निकलता है और यहाँ के ट्रैफिक पुलिस के पास जा ही रहा होता है कि तभी आसमान में ये दिखाया जाता है कि एक अनबैलेंस्ड एरोप्लेन इन्हीं की तरफ आ रहा होता है और जॉन से कुछ ही दूरी पे वो क्रैश कर जाता है। यहाँ पे जॉन की जान बचते बचते बची होती है। उसके सामने काफ़ी लोग मर रहे होते हैं, लेकिन जॉन कुछ कर नहीं पाता। इसलिए वो काफ़ी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और वापस घर चला आता है। और जब वो घर पे न्यूज़ सुनता है तो उसे पता चलता है कि 81 लोगों की मौत हुई है और ये फ़्लाइट मौसम की गड़बड़ी के कारण से क्रैश हुई थी। और न्यूज़ में ये भी दिखाया जा रहा होता है कि मौसम का अदलता बदलता रूप पहले कभी नहीं देखा गया चला। और अब कैलब भी सोने चला जाता है। रात को कैलब जब सो रहा होता है तभी उसे कुछ विस्पर सुनाई देते हैं, जिससे कान से उसकी नींद खुल जाती है। और ये सेम उसी टाइप के विस्पर्स हैं जो कि आज से 50 साल पहले लुसिंडा को सुनाई देती थी। और जब वो खिड़की से देखता है तो उसे पूरी दुनिया जलती हुई दिखाई देती है। इस बात से वो काफ़ी डर जाता है और वो अपने पापा का गले लग जाता है। इस कारण से जॉन के दिमाग में ये वहम बैठ गया होता है कि कोई ना कोई उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो जल्द से जल्द इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है। इसलिए वो फैसला करता है कि लुसिंडा की बेटी डायना से मिलेगा और उसकी कुछ मदद करेगा। लेकिन डायना जॉन की कोई मदद नहीं करती। हालांकि जॉन उसे सब चीज़ बताता है। उसे ये भी बताता है कि लुसिंडा जिस तरह की विस्पर सुन सकती थी, कैलब भी उसी तरह का विस्पर सुनता है। जॉन डायना को दूसरी घटना जो कि रेलवे स्टेशन पर होने वाली होती है उसके बारे में भी बताता है, लेकिन डायना फिर भी विश्वास नहीं करती और वो अपनी बेटी एबी को लेकर यहाँ से चली जाती है। और जाते जाते वो अपनी मम्मी को पागल बोल के जाती है, क्योंकि उनके हिसाब से डायना की मौत 19 अक्टूबर को होने वाली है और अब जॉन अकेला है। इसलिए वो एफबीआई वालों को भी ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है कि रेलवे ट्रैक को खाली करा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होगा या हमला होगा जिसमें काफ़ी लोग मारे जाएंगे। लेकिन अगले दिन जॉन जब स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ कुछ एफबीआई वाले होते तो हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक मजाक समझ रहे होते हैं। इसलिए वो खुद ही यहाँ जांच पड़ताल में जुट जाता है। उसे यहाँ पे एक आदमी पे शक भी होता है, लेकिन वो एक मामूली चोर निकलता है। और कुछ ही देर में और तभी एक सामने से एक्सप्रेस ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हुए इस ट्रेन से आकर टक्कर कर जाती है और इस जोरदार टक्कर के कारण काफ़ी सारे लोगों की मौत हो जाती है। इसमें जॉन काफ़ी मुश्किल से बचा होता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ पे डायना और उसकी बेटी एबी जॉन का वेट कर रहे होते हैं। दरअसल इस घटना के बाद डायना को भी इस बात पे यकीन आ जाता है, इसलिए ये लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लुसिंडा के पुराने घर जाते हैं। और रास्ते में डायना उसे ये भी बताती है कि एबी भी उसी तरह की विस्पर सुन सकती है जिस तरह की लुसिंडा और कैलब सुन सकते हैं। इस बात से जॉन भी शौक होता है। और जब ये लोग लुसिंडा के घर के पास पहुंचते हैं तब ये लोग देखते हैं कि इस घर के चारों तरफ सिर्फ ब्लैक कलर के पत्थर पड़े होते हैं और ये सेम उसी टाइप के पत्थर है जो कि वो मिस्टीरियस आदमी कैलब को देके गया होता है। और इसे देख के डायना ही बताती है कि एबी भी इस पत्थर से कभी कभी खेलती है। ये लोग एबी और कैलब को इस गाड़ी में ही सोते छोड़ के घर के अंदर जाते हैं और घर की तलाशी लेते हैं। और अब जब ये लोग अंदर जाते हैं तब जॉन उसे लुसिंडा को वो सीट दिखाता है जिसके अंत में 33 लिखा होता है। तब डायना उसे बताती है कि ये 33 नहीं है बल्कि डबल ई है। दरअसल लुसिंडा और डायना की बेटी एबी दोनों ई को उल्टा लिखते हैं, इसलिए लास्ट में 33 लिखा था। ये 33 नहीं बल्कि डबल ई है। और अब ये लोग इस घर की तलाशी लेते हैं जिसमें जॉन को उसके बेड के नीचे एक ब्लैक कलर का पत्थर मिलता है। और जब वो पूरे बेड को हटाता है
तो उसमें जो लिखा होता है उसे देखकर दोनों शॉक हो जाता है। उस पर सिर्फ नाखूनों से एवरीवन एल्स लिखा होता है। मतलब ये कि अगली जो घटना होने वाली है उसमें सभी जीव जंतु खत्म होने वाले। और ये देख के ये लोग शॉक होते हैं और तभी बाहर से गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ होती है। दरअसल कैलब और एबी जब सो रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ विस्पर सुनाई देने लगता है, जिससे कान से उसका नींद टूट जाती है। तब उनके सामने मिस्टीरियस आदमी होते हैं, जिससे डर के कैलब हॉर्न बजा देता है। और जब जॉन बाहर आता है तो वे लोग भागने लगते हैं। हालांकि जॉन उन लोगों का पीछा भी करता है और एक समय ऐसा भी आता है कि जॉन उस मिस्टीरियस आदमी पर गन तान देता है और तभी वो मुंह खोलता है और एक बहुत ही भयंकर रोशनी निकलती है, जिसके कारण से जॉन की आंखें बंद हो जाती है और जब आंखें खुलती है तो वो मिस्टीरियस आदमी गायब होता है। और अब जॉन को और डायना को यह बात पता चल चुकी है कि अगली जो घटना होने वाली है उसमें सारे लोग सारे चीज़ खत्म होने वाला है, ये पूरा प्लेनेट खत्म होने वाला है। इसलिए ये लोग काफ़ी घबराए होते हैं। और अब ये लोग यहाँ से जॉन के घर आ जाते हैं। यहाँ पे सारे लोग डरे होते हैं और अगले दिन अब एबी एक ड्राइंग बनाती है, जिसे देख के जॉन सबको MIT के एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस में ले जाता है, जहाँ पे सारे लोग स्पेस में होने वाली घटनाओं पर नज़र रखते हैं। यहाँ फिल भी होता है और जब जॉन को स्पेस में सन के राउंड में होने वाली घटनाओं को चेक करता है तो उसमें पता चलता है कि कुछ ही टाइम में सन से एक बहुत बड़ी फ्लेयर निकलेगी, जिसके कारण से धरती के ओजोन लेयर बर्बाद हो जाएगी और उस दुनिया को अब कोई नहीं बचा सकता। और ये बात यहाँ सबको पता होती है, लेकिन इसे पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किया गया होता है। और यहाँ पे जॉन को समझ में आता है कि वो जो नंबर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग होते हैं, वार्निंग इस दुनिया ख़त्म होने के पहले की। और ये सारी बातें डायना सुन लेती है और डायना जॉन को बताती है कि अगर हम किसी केव में चले जाएं तो शायद कुछ बच सकते हैं। और इसलिए ये लोग खाने पीने का सामान और कुछ ज़रूरत के सामान को एक ट्रक में रख के हाईवे से जा रहे होते हैं। लेकिन जॉन हाईवे न जाके एलिमेंट्री स्कूल चला जाता है, जहाँ लूसिंडा भी पढ़ती थी। यहाँ पे डायना कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि जॉन क्या कर रहा है। जॉन यहाँ पे जल्दी से बेसमेंट में जाता है और बेसमेंट के वहीं दरवाज़ा जहाँ पे लूसिंडा ने आज से 50 साल पहले हाथों के खून से लिखा था, उस दरवाजे को तोड़ के अपने घर लेके चला आता है। यहाँ पर डायना कुछ समझ नहीं पा रही होती कि जॉन क्या कर रहा है। हमें केव की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जॉन पता नहीं क्या कर रहा है। तब जॉन उसे बताता है कि लूसिंडा को इस घटना के बारे में पहले से ही जानती थी और इसलिए वो सेफ लोकेशन को भी लिखना चाहती थी, लेकिन मिस टेलर उससे पहले ही उसका सीट ले ली थी। लेकिन डायना को इस बात पर विश्वास नहीं होता और दोनों बच्चों को लेकर वो केव की ओर जाने लगती है। कुछ ही देर बाद जॉन को लोकेशन का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिल जाता है और ये लोकेशन होता है लूसिंडा के घर का। मतलब लूसिंडा को पहले से ही पता थी कि कौन से सेफ लोकेशन है और इसलिए वो वहाँ पे जाके रह रही थी। लेकिन यहाँ पे डायना बच्चों को लेके जा चुकी होती है और जब जॉन डायना की खोज करता है तो नहीं मिलती। कुछ देर बाद डायना की गाड़ी रुकती है एक गैस स्टेशन पे, जहाँ पे ये लोग गैस ले रहे होते हैं और तभी सन फ्लेयर वाली न्यूज़ टेलीकास्ट कर दी जाती है, जिसके कारण से अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ पर कैलब जॉन को कॉल लगा देता है और उसे अपनी लोकेशन को बताता है। तभी डायना आ जाती है और तब जॉन उसे बताता है कि तुम्हारी माँ का घर ही सेफ लोकेशन है हमारा। लेकिन डायना उस बात पर विश्वास नहीं करती और तभी वो देखती है कि कुछ लोग उस कार को चला रहे हैं जिस कार में बच्चे हैं। इसलिए अब डायना किसी और की कार को लेके उन दोनों का पीछा करने लगती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और जॉन जब यहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों बच्चों को कोई मिस्टीरियस टाइप का आदमी ले गया होता है और डायना की मौत हो चुकी होती है। और अब जॉन सेफ प्लेस की तरफ जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कैलब एक खरगोश के साथ खेल रहा होता है और काफ़ी खुश होता है। यहाँ पे जॉन मिस्टीरियस टाइप के लोग को भी देखता है और इसलिए वो उन पे गन तान देता है। लेकिन कैलब जॉन को रोक लेता है और उसे बताता है कि ये लोग कोई डेंजरस लोग नहीं हैं, बल्कि ये लोग हमारे हेल्पर हैं। ये लोग हमें इस दुनिया से बाहर ले जा रहे हैं ताकि हम लोग बच सकें। ये लोग हमें किसी और प्लेनेट पर ले जा रहे हैं ताकि ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल रह सके। और यहाँ पे इस कहानी का सार पता चलता है। दरअसल इन एलियंस को पता होता है कि पृथ्वी का विनाश होने वाला है, इसलिए ये लोग पृथ्वी के कुछ बच्चों को चुनते हैं ताकि वे लोग दूसरे ग्रह पर जाके मनुष्य की योनि को बरकरार रख सकें। और अब कैलब और एबी स्पेसशिप में जा रहे होते हैं। तब जॉन भी इनके साथ आना चाहता है, लेकिन जॉन नहीं आ सकता इनके साथ, क्योंकि इन एलियंस ने जॉन को नहीं चुना होता है। एलियन जिसको भी चुनते हैं सिर्फ वहीं स्पेसशिप से जा सकते हैं और इसलिए जॉन को वापस घर आना पड़ता है। और कुछ ही देर में ये दिखाया जाता है ये दुनिया पूरी तरह से आग के लिपटों में घिर जाती है
और कहानी के एंड में हमें पता चलता है कि कैलब और एबी एक नए ग्रह पे हैं जहाँ पे काफ़ी हरियाली है और उनके जैसे बहुत सारे स्पेसशिप उतरे होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।